दिखाई दे रहा भाई? यस सर, क्लियर है। देखो, अगर कोई 2 डिग्री का एक्स और वाई में एक्सप्रेशन दे रखा है इस तरह का, कुछ एक्स स्क्वायर है, कुछ एक्स वाई है, फिर कुछ वाई स्क्वायर है, फिर कुछ एक्स है, फिर कुछ वाई है, फिर कुछ कांस्टेंट, और इस एक्सप्रेशन को हमें इस तरह के 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो 2 तरह के सवाल हो सकते हैं कि क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, एक सवाल हो गया, और अगर फैक्टर किए जा सकते हैं तो वो क्या फैक्टर होंगे, फैक्टर करके बताओ। बात समझ में आ रही है? इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा, ये a 2h b g 2g f, इनको देख करके नहीं परेशान होना है। कुछ एक्स स्क्वायर लिखा होगा, कुछ एक्स वाई लिखा होगा, कुछ वाई स्क्वायर होगा, कुछ एक्स, कुछ वाई और कुछ कांस्टेंट लिखा होगा। वो आपसे पूछेगा, 2 तरह से सवाल पूछ सकता है कि क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, बताओ हमें। और अगर किए जा सकते हैं, दूसरा सवाल कि इसके 2 फैक्टर किए जा सकते हैं, 2 लीनियर फैक्टर किए जा सकते हैं, तो वो 2 लीनियर फैक्टर क्या होंगे वो बताओ। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है एक डेल्टा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, आप क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे जो लिखा होगा वो a मान लेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट पे जो लिखा होगा उसको 2h मान करके h की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पे जो लिखा होगा उसको b मान लेंगे, x के कोफिशिएंट पे जो लिखा है उसका हाफ हो जाएगा g के बराबर, y के कोफिशिएंट पे जो लिखा है उसका हाफ हो जाएगा f के बराबर, और कांस्टेंट टर्म जो लिखा है वो हो जाएगा c के बराबर। वो ABC और FGH की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। अगर 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, और 0 नहीं आया तो बोलेंगे आप इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। बेटा, कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप का लिखा होगा तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a मान लेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को b, तो ऐसे वैल्यू निकाल लोगे आप उस एक्सप्रेशन से देख करके कि a की वैल्यू इसमें क्या है, h की क्या है, b की क्या है। ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस 7, कुछ भी लिखा हो तो इसको और इसको कंपेयर करो, a2 हो गया, h हो गया 3/2, b हो गया 4, g हो गया 5/2, f हो गया 3 और c हो गया 7। ये सब वैल्यू जो आ रही है ए बी सी एफ जी एच की, वो आपको यहाँ रखनी इस एक्सप्रेशन में। अगर 0 आ जाए आंसर तो आप बोलेंगे फैक्टर किए जा सकते हैं, नहीं आए तो नहीं किए जा सकते। अब आया क्या आपको समझ में? हेलो सर। हाँ बेटा। अच्छा सर, मतलब इसका मतलब ये दोनों जो लिखे हैं आपने, एक जो लिखा है एफ एक्स कॉमा वाई और एक डेल, ये दोनों में याद रखने हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा क्वेश्चन में, आपको आपसे पूछेगा वो कि क्या इसके 2 फैक्टर किए जा सकते हैं क्या, आपको याद ये रखना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू रखना है ए बी सी एफ जी एच की, ऐसे कंपेयर करके, और अगर 0 आ जाए तो फैक्टर किए जा सकते हैं, नहीं आए तो नहीं किए जा सकते। ओके सर, नाउ क्लियर। ठीक है, ये भी इक्वेशन याद ही रखना पड़ेगा आपको कि एक्स वाई के कोफिशिएंट में 2h होता है, एक्स के कोफिशिएंट में 2g होता है, वाई के कोफिशिएंट में 2f होता है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट b होता है। ये भी याद ही रखना पड़ेगा।
अब जैसे बात आ जाए, मान लो 0 भी आ जाए, तो फिर फैक्टर कैसे करेंगे? तो फैक्टर करने के लिए आप एक काम करना कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ और एक्स वाले एक साथ, और बचे हुए जिनमें एक्स नहीं है वो सब अलग, ऐसे करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसी न किसी का स्क्वायर बन रहा होगा, तो अंडर रूट कट जाएगा, अच्छा सा एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा। तो प्लस साइन लेकर के एक लीनियर फैक्टर आ जाएगा, माइनस साइन लेकर के दूसरा लीनियर फैक्टर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे लीनियर फैक्टर निकालने हैं आपको? एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, है ना? ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। सबसे पहले तो प्रूव करना है कि इसके दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि फाइंड देम, उनको फाइंड भी करो। तो सुनो, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 को आप किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से। a आपको दिख रहा होगा 2 है, h दिख रहा होगा 3/2 है, p दिख रहा होगा 1 है, g दिख रहा होगा 3/2 है, f दिख रहा होगा 1 है, c दिख रहा होगा 1। अब आप डेल्टा निकालेंगे, यानी कि abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। a2 है, b1 है, c b1 प्लस 2 f की वैल्यू है 1, g की वैल्यू 3/2, h की वैल्यू भी 3/2 माइनस a2 है आपका, f स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, b आपका 1 है, g स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर, c आपका 1 है, h स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर। ये आ गया 2 18/4 माइनस 2 माइनस 9/4 माइनस 9/4। ये 9/4 से 18/4 चले गए, 2 से 2 चला गया, 0 आ गया। इसका मतलब फैक्टर किए जा सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर। नोट कर लो तो डबी डन लिख देना, फिर मैं आगे बताता हूँ कि दो अलग अलग फैक्टर कैसे निकाल। हाँ, हमेशा इसी एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके दिखाता हूँ।
2x² प्लस 3x प्लस 3y प्लस 3x y² प्लस 2y प्लस 1। x² वाले एक साथ, x वाले दोनों एक साथ और बटे हुए सब एक साथ। इसको 3y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इसको y प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 3y प्लस 1 और ये आ जाएगा 9y प्लस 1 स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 को आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, 4x इक्वल टू माइनस का 3y प्लस 1 प्लस माइनस ये y प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, y प्लस 1 आ जाएगा। मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा एक और चीज सुनो, हम डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके दो फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, हमें वो डेल्टा वेल्टा निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो कभी भी आपसे पूछे कि इसके दो फैक्टर होंगे नहीं होंगे, आप इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। अगर अंडर रूट के अंदर किसी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब इसके फैक्टर होंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्या रिपीट कर दो बेटा? कौन कह रहा था सर? एक और बार रिपीट कर दीजिए। सेकंड लाइन से, सेकंड लाइन कैसे आई? x² वाला यहाँ लिख दिया, x वाले एक टर्म ये दिख रहा था, एक ये दिख रहा था, दोनों एक साथ लिख लिए, और जिनमें x नहीं है वो सब एक साथ लिख दिए। फिर x में क्वाड्रेटिक है ये ax² प्लस ये bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। एक्सप्रेशन से, कौन से एक्सप्रेशन से कंपेयर करके? शुरुआत में क्या किया था? शुरुआत में तो यही इक्वेशन लिखा हुआ है, और क्या किया था? वो जो abc प्लस 2fgh वाला था, उससे क्या कैसे कर लेंगे? सुनो, अपना दिमाग ना चलाओ, ये सुनो, ये x² वाले टर्म एक साथ, x वाले एक साथ, और जिनमें x नहीं है वो एक साथ लिखे, ax² प्लस bx प्लस c मान करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यहाँ अंडर रूट में अगर किसी का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप बोल देंगे कि हाँ इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, नहीं बन रहा है तो बोल देंगे नहीं किए जा सकते। और यहीं से आगे अगर वो फैक्टर पूछता है तो यहीं से आगे चलते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, अब प्लस साइन लोगे तो 4x इक्वल टू माइनस का 2y प्लस 1 आएगा, तो 2 से 2 तो कट ही जाएंगे, 2x प्लस y प्लस 1 एक फैक्टर आ गया। ऐसे ही माइनस साइन अगर लोगे तो 4x इक्वल टू माइनस का 4y प्लस 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दो फैक्टर आ गए आपके, 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्लियर है ना बात? ये इसके दो फैक्टर हो गए, इसका मतलब है कि अगर इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे
तो यही आ जाएगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा सुनो, एक और चीज सुनो, एक और तरीका बताता हूँ। कभी कभी ऐसे करने से बहुत सिंपल हो जाता है ना, कि अगर आप पूरे के फैक्टर एक साथ नहीं कर पा रहे तो आप क्या करो, पहले 3 टर्म के फैक्टर कर लो। पहले 3 टर्म के फैक्टर आराम से कर पाओगे, 2x प्लस वाई और x प्लस वाई। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है आपको तो आप y को भी थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर दो, y की जगह 1 रख दो। इसके तो फैक्टर कर पाओगे 2x प्लस 1 और x प्लस 1, फिर 1 की जगह तो y। इसको दोबारा से पुरानी फॉर्म में, समझ आया? पूरे के फैक्टर अगर एक साथ नहीं कर पा रहे तो पहले केवल 3 टर्म दो। इन 3 टर्म के फैक्टर करने में भी दिक्कत हो रही है आपको तो y को भी एलिमिनेट कर दो, इसके फैक्टर कर लो, और फिर इससे कांस्टेंट की, जैसे 1 था तो y लिख दिया, 2 होता तो 2y लिख देते, 3 होता तो 3y लिख देते, ये ध्यान रखना है ना। इसको दोबारा से अपनी पुरानी वाली फॉर्म में लिखना। इतना हो गया, इससे आइडिया लग गया कि इस टाइप के फैक्टर होंगे। बस अब हमें कांस्टेंट टर्म और पता करने हैं। इस पूरे का जो फैक्टर होंगे वो इसी टाइप के होंगे, 2x प्लस वाई प्लस समथिंग और x प्लस वाई प्लस समथिंग। अब हमें कैसे भी कांस्टेंट टर्म पता करने हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म पता करने के लिए क्या करो, आप देखो x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा, देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। तो एक तो आएगा c1x, एक आएगा 2c2x। तो c1 प्लस 2c2 ये आएगा x का कोफिशिएंट, एक c1 और एक 2c2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 3 के बराबर रख दो। ऐसे ही y का कोफिशिएंट देखो, y का कोफिशिएंट क्या आएगा, y आएगा जब इसका इससे मल्टीप्लाई हो और इसका इससे मल्टीप्लाई हो। तो एक तो आएगा c1 बाई, एक आएगा c2 बाई। तो c1 प्लस c2 ये आ रहा है y का कोफिशिएंट। यहाँ से कितना दे रखा है y का कोफिशिएंट 2। इनको सॉल्व करेंगे तो c2 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। तो c1 और c2 मिल गए आपको, तो बस c1 और c2 की वैल्यू रख दो। ऐसे भी कर सकते हो। ये समझ आया क्या? सर यहाँ पर C1 और C2 लिया ही क्यों है? अरे यार, आपको फैक्टर पूरे करके दिखाए थे, ऐसे आ रहे थे ना, ax प्लस by प्लस c टाइप के। बोलो। यस सर। हाँ, तो अब अभी हमने क्या किया कि पहले पूरा फैक्टर, इतना बड़ा एक्सप्रेशन का हम नहीं सोच पा रहे तो हमने केवल आधा आधा फैक्टर निकाला। आधा फैक्टर करने के लिए मैंने आधा पोर्शन दिया, उससे आधे फैक्टर निकाल दिए। अब बचा हुआ पार्ट भी तो निकालना पड़ेगा ना। ओके सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर C1 प्लस सर 2C2 इक्वल 3 के बराबर कैसे लिखे सर, इतना बता दीजिए बस प्लीज। हाँ बता रहा। देखो C1 C2 पता करने के लिए हमने क्या किया, देखो ये आगे वाले दो दो टर्म लेकर के तो ये बनेगा ही, इतने पोर्शन से तो आगे वाले दो दो टर्म आएंगे। अब हमने C1 C2 बढ़ाए हैं तो वो अब इनका यूज करेंगे, इनका C1 C2 पता करने के लिए। तो जैसे x के इनटू में यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है x के इनटू में, एक तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 आएगा, एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इनटू में C2 आएगा।
तो C1x आएगा और C2x आएगा। तो C1 और 2C2 दो चीजें आएंगी यहाँ से, और वहां पे कितना दिख रहा है 3 बराबर है 3x के कोफिशिएंट। ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर। ऐसे y के कोफिशिएंट यहाँ से C1y आएगा और एक C2y आएगा, C1 प्लस C2y आ जाएंगे। यहाँ पर 2 है, 2 के बराबर रख दिए। आ गया ना? और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये आपने लिखा है C2 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 1, सर ये ऐसे होना चाहिए ना, C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 1। नहीं, ये जो लिखा है ये इन दोनों का C1 C2 का मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा मैंने, इन दोनों को सॉल्व करके लिखा है। C2 इक्वल टू 1 आएगा, C1 इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा ओके सर, ओके सर। हाँ, ये तुम्हारा कहना सही है कि जैसे लास्ट वाले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो C1 इंटू C2 इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन हमें पता चलेगा। लेकिन C1 C2 निकालने के लिए 2 इक्वेशन काफी हैं, तीसरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। दो चीजें फाइंड करनी है ना, तो 2 इक्वेशन से फाइंड हो जाएंगे। तो तीसरा इक्वेशन मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि उसकी जरूरत ही नहीं है, 2 से ही काम हो जाएगा। तो 2 तरीके बताए मैंने इस बात के पता करने के कि इनके फैक्टर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एक तरीका कि डेल्टा निकालो, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर हो जाएंगे, नहीं आए तो नहीं हो पाएंगे। दूसरा तरीका कि x में क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर वाले सब एक साथ, x वाले एक साथ और बचे हुए सब एक साथ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, अगर अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बन रहा है किसी का तो इसका मतलब फैक्टर हो पाएंगे, और अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है किसी का तो मतलब फैक्टर नहीं हो पाएंगे। फैक्टर करने के भी मैंने 2 तरीके बताए कि एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के प्लस साइन लेके एक फैक्टर आ जाएगा, माइनस साइन लेकर के दूसरा फैक्टर आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर पूरे के फैक्टर नहीं कर पा रहे तो आप केवल पहले 3 टर्म के फैक्टर कर लो, फिर C1 C2 ऐड कर लो। ये जो कहानी बताई थी बाद में, वो दूसरा तरीका था। अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बेटा क्वाड्रेटिक चैप्टर का। तो अगर आपका मूड ठीक हो, एकदम समझने लायक हो, तो आप मुझे बताओ तो मैं पढ़ाऊं उसे, नहीं तो फिर कुछ और टाइम पास करते हैं। क्या कहते हो, पढ़ा दें? ठीक है। तो अब लिख लो लोकेशन ऑफ रूट। इसमें होगा क्या, क्वाड्रेटिक जैसे ऐसा होता है ना, इसके रूट्स नहीं देगा वो आपको, ना तो ढंग से क्वाड्रेटिक देगा ना ढंग से आपको रूट्स बताएगा। वो क्वाड्रेटिक में ए बी सी में से कोई एक आध नंबर गायब कर देगा, और रूट्स का फिर वो आइडिया देगा। आइडिया कैसे देगा? वो बोलेगा कि इसके दोनों रूट 0 से 5 के बीच में हैं, या एक रूट 3 से बड़ा है दूसरा 2 से छोटा है, या इसका एक रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ऐसी कुछ कहानी बहकी बहकी सी बातें करेगा वो। ठीक है, क्वाड्रेटिक देगा, क्वाड्रेटिक में से ए बी सी में से कुछ गायब कर सकता है। ऐसे भी कर सकता है कि ax स्क्वायर प्लस a प्लस 2x प्लस a माइनस 4, ऐसे भी लिख सकता है। तो तीनों ही गायब है ना, एक के टर्म में है तीनों। अब उसने रूट्स के बारे में आपको जानकारी दे दी। रूट्स के बारे में क्या जानकारी दे दी? कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं, या उसने बोल दिया कि एक रूट 5 से बड़ा है दूसरा 5 से छोटा है, या 5 उन दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। कुछ भी वो ऐसे जानकारी देगा रूट्स के बारे में, और फिर आपसे पूछेगा
कि ये जो चीज है कोफिशिएंट में लिखी है जो हमें नहीं पता है, एक मिनट रुकना है। हाँ भाई, तो रूट्स के बारे में कुछ बता देगा, हल्का सा आइडिया दे देगा वो आपको कि रूट्स इधर लाई कर रहे हैं उधर लाई कर रहे हैं, ये नंबर से बड़े हैं इस नंबर से छोटे हैं, ये नंबर रूट्स के बीच में है, कुछ ना कुछ ऐसे बता देगा। और जो चीज गायब होगी, जैसे इसमें ए नहीं पता है हमें, तो ए के बारे में वो पूछेगा कि ए की रेंज बताओ कि ए कहां से कहां तक हो सकता है। सवाल समझ में आया किस तरह का होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में से एक दो चीजें गायब कर देगा, और रूट्स के बारे में वो आइडिया देगा आपको, और फिर पूछेगा कि बताओ ये जो चीज गायब है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा चला गया था सर, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? एक बार वो कर सकते हैं, बेटा करेंगे क्यों नहीं। ये क्वाड्रेटिक दिया होगा आपको, क्वाड्रेटिक में कुछ एबीसी में से कुछ चीजें गायब कर देगा, और रूट्स वो एग्जैक्ट रूट नहीं देगा। अगर एग्जैक्ट रूट दे दिए तो वो आप बता ही दोगे फिर तो कि ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये होगी, सी की ये होगी, सब पता चल जाएगा आपको। तो वो रूट्स नहीं देगा, वो रूट्स के बारे में आइडिया देगा आपको कि रूट्स इसके इधर लाई कर रहे हैं, दोनों रूट्स 5 से बड़े हैं, दोनों 5 से छोटे हैं, एक 5 से बड़ा है एक 5 से छोटा है, इस तरह से। तो उन रूट्स के बारे में जो आइडिया दिया है उस जानकारी का यूज करके आपको इस जो चीज गायब है, जैसे इसमें ए गायब है, उसकी वैल्यू का आइडिया लगाना होगा कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। समझ गए कैसे क्वेश्चन होंगे? फिर से चला गया क्या? ठीक है। अब इसकी जो चीज गायब है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ तो कंडीशन लगानी होंगी जो जानकारी देगा उससे रिलेटेड, है ना। तो कंडीशंस में हम मेन किस चीज का ध्यान रखेंगे वो सुनो। एक तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ग्राफ ऊपर है किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो x इक्वल टू पी है, उसने बोल दिया दोनों रूट p से बड़े हैं, तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, मान लो हमें आइडिया लग गया। तो x इक्वल टू पी पर हमें ग्राफ ऊपर दिख रहा है तो हम लिखेंगे एफ पी ग्रेटर देन 0। अगर हमें x इक्वल टू पी पर मान लो हमें आइडिया लगा होता कि इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, या फिर हमें p की वैल्यू के बारे में पता होता कि p की वैल्यू दोनों रूट्स के बीच में, तो p पर हमें ग्राफ नीचे दिख रहा है तो हम फिर लिखेंगे कि एफ पी लेस देन 0। तो जो भी कांस्टेंट नंबर वो देगा, जैसे कि दोनों रूट्स इसके 3 से बड़े हैं, एक रूट 3 से बड़ा है, एक 3 से छोटा है, ऐसे कोई नंबर अगर देगा वो, जैसे 3 मैं बोल रहा हूँ बार बार, इस तरह से कोई नंबर अगर वो देगा तो उस नंबर पर आपको ग्राफ ऊपर दिख रहा हो तो वो नंबर रखने पर पॉजिटिव, और अगर ग्राफ नीचे दिख रहा हो तो वो नंबर रखने पर नेगेटिव। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी, जो नंबर होगा उस नंबर पर ग्राफ ऊपर है तो ग्रेटर देन 0, और उसको रखने पर ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर नीचे है तो उसको रखने पर लेस देन 0 आएगा। एक आपको मतलब सर अगर ऐसे ग्रेटर देन 3 या ग्रेटर देन 4 तो सर 3 जो है उसको रखने पर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना। एक आपको डी के बारे में पता रखना है, अब दोनों रूट आ रहे हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। दो रूट्स अगर आ रहे हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होगा या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक आपको ध्यान रखना है वर्टेक्स की x वाली वैल्यू का, वर्टेक्स पे x की वैल्यू क्या होती है -b/2, ये होती है x की वैल्यू। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये -b, अब जैसे उसने बोला कि दोनों रूट उसके 3 से बड़े हैं, तो आपको पता है कि पहला रूट भी 3 से बड़ा है, दूसरा रूट भी 3 से बड़ा है, दोनों रूट इधर लाई कर रहे हैं 3 से, तो वर्टेक्स वाली जो x की वैल्यू होगी वो भी 3 से बड़ी होगी। तो आप एक कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि -b/2 है जो x की वैल्यू है वर्टेक्स पर, वो भी 3 से बड़ी है।
तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन कंडीशन लगानी है। एक तो आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर जरूरत हो तो, दूसरा आपको कंडीशन लगानी है कि जो नंबर दिया है उस पर ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, और तीसरा आपको वर्टेक्स की जो एक्स की वैल्यू है वो आपको देखनी है कि उस नंबर से बड़ी है जो नंबर गिवन है या उससे छोटी है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको कंडीशन भी लिख के बताऊंगा और क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। पहले आप बस थोड़ा सा आइडिया दे दो कि हाँ ऐसा करना है। डी के बारे में लिखना है, ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू है वो उस नंबर से बड़ी है या उससे छोटी है उसका ध्यान रखना है, और जो नंबर आपको क्वेश्चन में वो बोलेगा कि रूट्स इससे बड़े हैं या इससे छोटे, उस नंबर को रखने पर ग्राफ अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। तीन कंडीशंस आपको सोचनी है बस। चलो तो पहला केस हम लेते हैं। डी ग्रेटर देन 0 से काम चल जाएगा या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से काम चलेगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। देखो टाइप 1 इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे बोल दे बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक are greater than a specified number k, k बोल दिया उसने, है ना। क्या जानकारी दी उसने कि दोनों रूट k से बड़े, तो अब समझना, फिर मैं कंडीशन बना करके बता रहा हूं आपको। क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक वही मान लो जनरल वाला ax² + bx + c, ठीक है ना। x एक्सिस y एक्सिस बना लोगे आप, k नंबर लिख ही लोगे, k नंबर कहाँ है, दोनों रूट k से बड़े हैं यानी दोनों रूट k के राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। अब क्वाड्रेटिक का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा तो देखो क्या क्या कंडीशन हम लगाएंगे। उसने ये बोला कि दोनों रूट k से बड़े, इस टाइप का ग्राफ हमने बना लिया, a ग्रेटर देन 0। तो पहली बात तो मुझे k पर दिख रहा है कि k पर ग्राफ ऊपर है, तो मैं एक कंडीशन तो लगाऊंगा कि fk ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन में लगाऊंगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसने बोला है दोनों रूट k से बड़े हैं, ये नहीं बोला कि दोनों रूट अलग अलग है, दोनों रूट इक्वल होते हुए भी k से बड़े हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन मैं लगाऊंगा कि यहाँ पे जो वर्टेक्स पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू वर्टेक्स पर कितनी होगी, -b/2a, ये k से बड़ी होगी, ठीक है। एक सेकंड और रुका। हाँ भाई, ये तीन कंडीशन मैंने लगाई, क्या ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि f के पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि k पे ग्राफ ऊपर दिख रहा है हमें, d ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि दो रूट्स आ रहे हैं तो d तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, और वर्टेक्स पे -b/2 जो x की वैल्यू होगी वो k के राइट में है इसीलिए बड़ी होगी। अच्छा ये बताओ,
अगर a लेस देन 0 होगा, मान लो कोई क्वाड्रेटिक आपको दिखा जिसका a लेस देन 0, तो आप फिर ग्राफ कैसा बनाएंगे? आप ग्राफ ऐसा बनाएंगे, दोनों रूट k से बड़े तो रखने ही है, k के राइट में तो रखने ही है, लेकिन ग्राफ जो बनेगा उसका वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ होगा। तो अगर ऐसा दिख गया आपको, एक्सिस पर जो कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख गया, तो आप क्या क्या कंडीशन लगाएंगे? देखो इस बार f के नेगेटिव हो जाएगा, इस बार f के नेगेटिव हो जाएगा, d इस बार भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि दो रूट तो आ ही रहे हैं, और वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है -b/2 वो इस बार भी k से बड़ी रहेगी। बताओ ये दूसरा वाला केस जब a लेस देन 0 होगा, वो समझ आया क्या? आ गया ना? हाँ बेटा। सर जैसे हमें सर आवाज नहीं आ रही। a लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं आ रही बेटा आवाज। हेलो सर। सर आपकी बैंडविड्थ लो आ रही है। मेरी सर आपका नेट ओके सही है सर। सर, जो सर पूछ रहा है उसका नेट थोड़ा दिक्कत है। हेलो यस सर, सर, अब सही हो गया। हाँ बोलो। मैं पूछूं? हाँ पूछो। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, एफ के लेस देन 0 कैसा है? हाँ बेटा देखो कैसे आया कि k पर ग्राफ हमें ऊपर दिख रहा है तो f के पॉजिटिव, k पर नीचे दिख रहा है तो f के नेगेटिव। ओके सर, थैंक यू सर। ये अभी सुना क्या आपने? मैं कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ एक ही बात। सर हाँ। पूछो। सर जैसे सर हमें कोई हिडन वेरिएबल जो उसमें निकालना हो, हिडन वैल्यू, तो उसके लिए अगर वो इसमें दे रखी हो a की वैल्यू में, तो हम तो उसका मालूम ही नहीं कर पाएंगे कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वेरी गुड वेरी गुड, सही सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला कि सर क्या पता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही गायब कर दे वो, तो हमें पता ही ना हो कि a पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम ऐसा ग्राफ बनाए या ऐसा ग्राफ बनाए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसका समाधान मैं जरूर बताऊंगा। तो फिर एक काम करता हूं, मैं एक कंबाइंड कंडीशन लिखाता हूं, है ना? कंबाइंड कंडीशन लिखाता हूं कि a पॉजिटिव हो तब भी काम चल जाए और a नेगेटिव हो तब भी काम चल जाए, फिर खुश हो जाओगे ना आप? ठीक है, तो यहां पे मैं कंबाइंड कंडीशन लिखूंगा, आप समझना। देखो a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0 हो, दोनों में ही b ग्रेटर देन 0 आया, तो d ग्रेटर देन 0 तो बिना किसी टेंशन के लगा ही देना है आपको। दोनों में ही -b/2a की वैल्यू k से बड़ी आई है, तो ये -b/2a k से बड़ा होगा, ये कंडीशन भी आपको लगा देनी है। बस तीसरी कंडीशन की प्रॉब्लम है कि a पॉजिटिव होगा तो f के भी पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव होगा तो f के भी नेगेटिव होगा। तो इसका समाधान ये है बेटा कि आप ये कंडीशन लगा दो कि a इंटू एफ के पॉजिटिव होगा। तो देखो अगर a पॉजिटिव होगा तो f के खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव होगा तो f के खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप ये कंडीशन लगा देते हो a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, तो ये वाला केस होगा तो खुद ब खुद f के ग्रेटर देन 0 लग गया आपका, और ये वाला केस होगा तो खुद ब खुद f के लेस देन 0 लग गया। अब तो ठीक है ना? थर्ड कंडीशन बेटा a और f के दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मेरा नेट चला गया था सर। वेरी गुड। दोनों में ही d ग्रेटर देन 0 लिखा है तो यहाँ पे चिपका दिया d ग्रेटर देन 0, दोनों में ही -b/2a ग्रेटर देन k लिखा है तो -b/2a ग्रेटर देन k लिख दी। थर्ड जो कंडीशन है वो मैंने ऐसे लिखी कि देखो a पॉजिटिव है तो f के भी पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो f के भी नेगेटिव है। तो a और f के दोनों सेम साइन के हैं, a और f के दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, सेम साइन के हैं, तो इस चीज को मैंने इंश्योर करने के लिए कि दोनों सेम साइन के रहे, मैंने लिख दिया है कि a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इससे क्या होगा, a पॉजिटिव होगा जैसे 2, तो देखो 2 का डिवाइड लग जाएगा, f के खुद ब खुद ग्रेटर देन 0 कंडीशन लग गई आपकी।
ए अगर नेगेटिव हुआ, मान लो -2, तो -2 का डिवाइड लगा दो, तो -2 का डिवाइड लगाने पे क्या होगा, इक्वल टू चेंज हो जाएगी, तो f के लेस देन 0 खुद ब खुद कंडीशन लगी जाएगी आपकी। तो ये कंडीशन याद रखो, इससे दोनों का काम चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन कराता हूं मैं ऐसा, है ना, क्वेश्चन करोगे तो और बात क्लियर होगी। Find all the values of the parameter d for which both roots of the equation x square minus 6bx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0 exceed the number 3। वो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो 3 से बड़े हैं, दोनों ही रूट। एक्सीड का नंबर 3 का होगा दोनों रूट 3 से बड़े। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें हमें पॉजिटिव दिख रहा है। देखो इसको अगर समझ लोगे आप कि कंडीशन कैसे कैसे लिखी थी तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैं 4-5 कंडीशन में बता दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन बोले तो ऐसे कर लेना, ऐसा बोले तो ऐसे कर लेना, कुछ हो सकता है वो नई कहानी बना के दे दे आपको। तो अगर आपने चीजें समझी होंगी कि ये कंडीशन कैसे आई है तो आप आराम से नए क्वेश्चन की भी कंडीशन बना पाएंगे, और नहीं तो फिर फेल हो जाओगे, है ना, रटोगे तो। अच्छे समझना। उसने बोला दोनों रूट 3 से बड़े हैं, यानी दोनों रूट 3 के राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमने ग्राफ ऐसा बना लिया। अब देखो लगाओ कंडीशन। पहली कंडीशन तो 3 पे ग्राफ मुझे ऊपर दिख रहा है, f3 पॉजिटिव होगा। f3 निकालो, x की जगह 3 रख के क्या आएगा, 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0 होगा। तो d माइनस 1 और 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0 होगा। 1 और 11/9 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि d की वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या फिर 11/9 से बड़ी होगी। चलो अभी ये केवल आइडिया है ना, पहले तीनों कंडीशन लगाएंगे, तीनों से आंसर निकालेंगे, फिर ऐसा आंसर फाइनल आंसर होगा जो कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता। दूसरी कंडीशन में क्या लगाऊंगा कि वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है -b/2 वो 3 से बड़ी हो, तो -b/2 ग्रेटर देन 3। b क्या होगा यहाँ पे, b है माइनस का 60, तो ये हो गया 6b/2a, a1 है, ये ग्रेटर देन 3। तो 3d ग्रेटर देन 3, d ग्रेटर देन 1 आ गया। ये सेकंड आंसर आ गया, सेकंड कंडीशन लगा। और थर्ड कंडीशन लगाएंगे क्या, d ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि उसने बोला दोनों रूट 3 से बड़ी, इक्वल भी हो सकती हैं दोनों। तो d ग्रेटर देन 0 पे क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा 36d स्क्वायर, और ये भी 36d स्क्वायर, ये कट जाएंगे, और ये आ गया -8 प्लस 8d ग्रेटर देन 0। यहाँ से भी d ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो तीनों को कंबाइन कर दो। 1 और 11/9 केवल दो वैल्यू मिल रही है हमें। एक में आ रहा है 1 से छोटा होगा या फिर 11/9 से बड़ा होगा, दूसरे में आ रहा है कि 1 से बड़ा ही होगा।
तीसरे में आ रहा है 1 हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो कॉमन अगर देखें तो कॉमन मुझे ये लाइन दिख रही है तीनों 11/9 से आगे। तो फाइनल आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा 11/9 टू इनफाइनाइट। बताओ मुझे समझ आ रहा है क्या ये? तो डी की जो वैल्यू होगी वो 11/9 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला टाइप 2। बोले both roots lie on either side of a fixed number. Okay. इसी का मतलब ये है कि k lie between the roots। अब सुनो, इसकी कंडीशन देखते हैं। k होगा यहाँ पर, कहीं भी ओके है ना। एक रूट k से छोटी है, एक रूट k से बड़ी है। एक k के इधर लाई कर रही है, एक दूसरी साइड लाई कर रही है। आइदर साइड का मतलब क्या हो गया? अपोजिट साइड में लाई कर रही है। या दूसरी लैंग्वेज ये है कि k लाई बिटवीन द रूट्स। तो a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और a लेस देन 0 होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। एक रूट k से छोटी, एक k से बड़ी, एक k के राइट में, एक k के लेफ्ट में। तो क्या क्या कंडीशन हम लगाएंगे? एक तो मैंने आपको बताया d ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें इक्वल टू 0 नहीं हो सकता d, क्योंकि दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकती, दोनों रूट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक रूट k से छोटी है, एक k से बड़ी है, तो दोनों अलग अलग ही है। अच्छा, k पर ग्राफ इसमें नीचे दिख रहा है मुझे, तो f के नेगेटिव होगा। वर्टेक्स की जो वैल्यू है, वर्टेक्स वाली जो x है -b/2, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कुछ? ये वर्टेक्स का जो x है -b/2 है, इसलिए नहीं कह सकते। देखो k यहाँ हुआ तो भी दोनों रूट्स के बीच में है। इस केस में क्या होगा? -b/2 है, k से बड़ा है। k यहाँ हुआ तो भी k दोनों रूट्स के बीच में है, और इस केस में -b/2 है, k से छोटा है। तो हमें k की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि k कहाँ पर है, बस हमें ये पता है कि k दोनों रूट्स के बीच में है। तो वो -b/2 है, वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसलिए उसकी कोई कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, केवल ये दो कंडीशन लगाएंगे, b ग्रेटर देन 0 और f के लेस देन 0। सेम कहानी, अगर a लेस देन 0 होता है तो इसमें b ग्रेटर देन 0 लगेगा और f के ग्रेटर देन 0। हाँ बेटा। हाँ भाई सर, f के लेस देन 0 कैसे, ये पूछना चाह रही हो आप? k पर ग्राफ नीचे दिख रहा है बेटा।
इसमें के पर ऊपर दिख रहा है तो एफ के ग्रेटर देन 0। तो अब मैं कंबाइन करके एक कंडीशन लिख के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये ना सोचना पड़े कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, दोनों के लिए काम कर दे। देखो दोनों में डी ग्रेटर देन 0 है तो वो तो आप लिख ही दोगे। ए पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, यानी ए और एफ के दोनों अपोजिट साइन के हैं। ये ए पॉजिटिव हुआ तो एफ के नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हुआ तो एफ के पॉजिटिव हो गया। ए और एफ के दोनों अपोजिट साइन के। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू एफ के नेगेटिव आई। बताओ समझ आया क्या? ये कंबाइंड कंडीशन है, जो कि ऐसा ग्राफ होगा तो भी काम करेगी, ऐसा ग्राफ होगा तो भी काम करेगी। सेकंड कंडीशन नहीं आई क्या समझ में? बेटा ए पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव है, ए और एफ के दोनों अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पर ए नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, ए और एफ के यहाँ भी अपोजिट साइन के, तो अपोजिट साइन के दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर नेगेटिव आता है, तो ए इंटू एफ के नेगेटिव होगा। ये दोनों ही कंडीशन के लिए काम करेगी कहानी। हाँ बेटा। सर ए इंटू एफ के ऑलवेज नेगेटिव, वो हर उसके लिए नेगेटिव होगा ना? हाँ इसके लिए ये वैल्यू डालेंगे अपन ए की या एफ के की तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्या क्या? तो जैसे हम ए ग्रेटर देन है हाँ और एफ के लेस देन 0 है तो हाँ। नेगेटिव आएगा। सर ये तो हमेशा वो आएगा ना, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एफ के बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर इस वाले केस में तो है। तो सर उस वाले केस में सर ए लेस देन 0 भी तो है। हाँ तो हमें पता नहीं होगा कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। ओके सर। में क्या होगा कि जैसे ए अगर पॉजिटिव हुआ जैसे 2 तो 2 का डिवाइड चला जाएगा, एफ के नेगेटिव को तो खुद लग जाएगी कंडीशन हमारी। ओके सर। समझ गए? ये कंडीशन से क्या होगा, हमें ए के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ए पॉजिटिव है। सर ऊपर चीज सुनो। हाँ सर बोलो। पिछले केस में हमने 3 कंडीशंस लगाई थी, इस हाँ। केस में हमने 2 ही कंडीशंस लगाई हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पिछले केस में अगर हम 2 कंडीशंस लगाते तो कुछ गलत आंसर्स आए थे, गलत आएगा। तो सर मतलब यहाँ पे क्या पता कैसे चलेगा कितनी तीसरी कंडीशन? कंडीशन हम लगा नहीं पा रहे ना, हमें नहीं पता कि के पे के की जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2 से बड़ी होगी या छोटी होगी। यस सर, मतलब सर जितने पॉसिबल कंडीशंस है वो सब लगा देनी है। हाँ जितनी पॉसिबल होंगी, जितनी जानकारी हमें है उतना सब अप्लाई करके देख लेंगे। ओके सर। अच्छा एक और चीज सुनो। हाँ ये और समझो कि डी ग्रेटर देन 0 से क्या कंफर्म होता है। डी ग्रेटर देन 0 से केवल यही तो कंफर्म होता है कि इसके 2 रूट आ रहे हैं, या ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, केवल इतना कंफर्म होता है ना। बोलो। हाँ डी ग्रेटर देन 0 से बस इतना कंफर्म होता है कि ये जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा हो। तो अगर ये चीज हमें वैसे ही कंफर्म हो रही हो तो डी ग्रेटर देन 0 लगाने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे डी ग्रेटर देन 0 इसमें लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट बस कैलकुलेशन में ज्यादा लग जाएगा। सुनो जैसे हमने कंडीशन लगा दी कि एफ के नेगेटिव है, तो ये हमें पता है कि ए पॉजिटिव है। तो एफ के नेगेटिव है मतलब के पर ग्राफ नीचे है ना, के पर ग्राफ नीचे है। ए पॉजिटिव है मतलब ऐसा ग्राफ है, तो पक्का है कि कट करेगा ही वो एक्स एक्सिस को। ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हो कि ए पॉजिटिव हो, एफ के नेगेटिव हो और एक्स एक्सिस को कट ना करे? बोलो।
तो सर इससे केसेस के जो आंसर आएंगे उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हो जिसमें एफ के नेगेटिव रखो, ए पॉजिटिव रखो और वो एक्स एक्सिस को कट ना करे? नहीं बना सकते ना हम। अगर इस तरह का ग्राफ बनाओगे, के पर नीचे रखोगे ग्राफ और मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा इस पैराबोला का, तो एक्स एक्सिस को पक्का कट करेगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही अगर के पर ग्राफ ऊपर रखना है और ए नेगेटिव है, इस तरह ग्राफ बनाना है, तो भी एक्स एक्सिस को पक्का कट करेगा ही। तो डी ग्रेटर देन 0 लगाने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें पता है कि पक्का कट करेगा वो एक्स एक्सिस। तो डी ग्रेटर देन 0 अगर नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। एफ के लेस देन 0 से ये कंफर्म हो गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में डी ग्रेटर देन 0 लगाना जरूरी था। तो जरूरी था क्योंकि हमने उसमें क्या क्या कंडीशन लगाई थी। जैसे दोनों रूट के से बड़े थे, उसमें हमने कंडीशन लगाई कि एफ के पॉजिटिव है। एक वर्टेक्स वाली जो एक्स की वैल्यू है -b/2 है, वो के से बड़ी है। एक लगाया डी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो भी वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू है वो के से बड़ी है, और एफ के पर ग्राफ ऊपर भी है तो एफ के पॉजिटिव भी है, लेकिन रूट तो आ ही नहीं है। समझे? उसने बोला कि दो रूट आ रहे हैं और दोनों रूट के से बड़े हैं, तो इसके लिए जरूरी है डी ग्रेटर देन 0 लगाना। डी सर एक ग्रेटर बार देन 0 रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क चले गए थे। क्या बेटा? सर एक बार ये वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चले गए। यही वाला जो ग्राफ बनाया है, ये वाला। यस यस सर। मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि पिछले वाली जो कंडीशन थी उसमें डी ग्रेटर देन 0 लगाना इसलिए जरूरी है कि बाकी की दो कंडीशन से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बाकी की दो कंडीशन तो इस ग्राफ में भी सेटिस्फाई हो रही है कि के पे ग्राफ ऊपर है तो एफ के पॉजिटिव होगा, और वर्टेक्स पे -b/2 की जो वैल्यू है वर्टेक्स पे एक्स की, वो के से बड़ी है। इस ग्राफ में भी सेटिस्फाई हो रही है बाकी की दो कंडीशन। तो उससे इन दो कंडीशन से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए हमने ये कंफर्म करने के लिए डी ग्रेटर देन 0 लगाया। इसमें जरूरी है डी ग्रेटर देन 0 लगाना, उसमें जरूरी नहीं था। अगर उसमें नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, और लगा दोगे तो भी सही आएगा। उसमें हमने कंडीशन लगाई कि ए ग्रेटर देन 0 और एफ के नेगेटिव। अब मुझे ऐसा ग्राफ बना के दिखा दो जिसमें ए ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसा हो और के पर ग्राफ नीचे भी हो। ए पे नीचे है और इस तरह का ग्राफ जाएगा अगर, तो पक्का कट करेगा। तो इसमें डी ग्रेटर देन 0 से कोई स्पेशल फायदा हमें नहीं हो रहा है, ये हमें केवल एफ के लेस देन 0 ए ग्रेटर देन 0 से ही कंफर्म हो रहा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये मैं बस आपकी 1 मिनट बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डी ग्रेटर देन 0 लगाने से हमें कोई स्पेशल फायदा नहीं होगा, केवल एक ही कंडीशन लगाने से आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है। पेपर में तो 1-1 मिनट कीमती होती है। सर हाँ बेटा। जो कंबाइंड कंडीशन का ग्राफ आया था वो वो कंबाइंड उससे दोनों से जो कंबाइंड कंडीशन आई थी उसका ग्राफ नहीं बना सकते ना हम? नहीं, कैसे बनाओगे बेटा जब यही नहीं पता आपको पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कैसे बनाओगे? ओके चलो सर तो ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हमने ग्राफ बनाया और उसको हमने a लेस देन 0 लिया, तो सर और अगर हमने x एक्सिस से टच नहीं करवाया और सर k की वैल्यू तो उस टाइम भी मतलब नेगेटिव भी आएगी ना? तो ए लेस देन 0 में तो एफ के पॉजिटिव था ना? नहीं सर सॉरी, हाँ k की वैल्यू हाँ वो किस तरह आ गया? आ गया। एफ के पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर ले जाना पड़ेगा ना हमें एक्स एक्सिस से। तो टाइप 2 वाले के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड
the value of k for which one root of the equation x square minus k plus 1 x plus k square plus k minus 8 equal to 0 exceed 2 and other is smaller than 2. एक रूट 2 से बड़ी है और एक रूट 2 से छोटी। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ है। तो 2 रखने पे नेगेटिव आएगा, 2 रख के क्या है 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, ये नेगेटिव आएगा। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 लेस देन 0, के माइनस 3 के प्लस 2 लेस देन 0, के की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2 से 3। यही आंसर भी हो गया। बाई चांस आप भूल गए कि d ग्रेटर देन 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आप d ग्रेटर देन 0 और लगा दोगे। तो d ग्रेटर देन 0 लगा के क्या आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32 माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 33, ये लिख दिया गया ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, माइनस का डिवाइड लगा दो, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 33 लेस देन 0। अब क्या होगा, ठीक है 3k प्लस 11 और k माइनस 9 लेस देन 0, k माइनस 3, 3k स्क्वायर प्लस 11k माइनस 9k माइनस 33, ये आ गए रूट। यहाँ से क्या आएगा -11/3 और 3 लेस देन 0 कह रहा है, प्लस माइनस प्लस -11/3 से 3 के बीच। फिर क्या करेंगे, d ग्रेटर देन 0 लगा के भी एक आंसर आया और पहली कंडीशन लगा के भी एक आंसर आया। अब दोनों का कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखने के लिए आप सारे नंबर लिखोगे, -11/3 भी लिखोगे, -2 भी लिखोगे, 3 भी लिखोगे। तो एक में आंसर आ रहा है -11/3 से 3 और एक में आ रहा है -2 से 3। तो कॉमन देखोगे तो -2 से 3 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको -2 से 3 ही है। तो समझ रहे हो, d ग्रेटर देन 0 से ये सब काम बढ़े। अगर आप केवल एक ही कंडीशन लगाओगे तो भी आपका आंसर सही आ चुका था। बोलो क्लियर है। चलो फिर टाइप 3 बताते हैं। टाइप 3 क्या बोल दिया कि क्वाड्रेटिक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्या कंडीशन बोल दी उसने,
तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट इस इंटरवल में लाई कर। तो देखो इसके लिए पी और क्यू दो नंबर कहीं होंगे, उसमें बोला है कि एक रूट इस इंटरवल में लाई कर। हमें तो पता नहीं, बड़ा वाला रूट भी हो सकता है पी और क्यू के बीच में लाई कर रहा हो, ये छोटा रूट ये बड़ा रूट। ऐसा भी हो सकता है कि छोटा वाला रूट पी और क्यू के बीच में लाई कर। ये दोनों ही ग्राफ मैंने ए ग्रेटर देन 0 के लिए बनाए। ए लेस देन 0 पे क्या होगा? ए लेस देन 0 पे भी दो कंडीशन बनेगी। हो सकता है बड़ा वाला रूट पी और क्यू के बीच में लाई कर रहा हो सकता है छोटा वाला रूट पी और क्यू के बीच में लाई कर। ये टोटल 4 कंडीशन बनेंगी ना। इनके अलावा भी कोई कंडीशन पॉसिबल है बताओ? ये दो ए लेस देन 0 के लिए, ये दो ए ग्रेटर देन 0। एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक जगह पे पी और क्यू के बीच में इंटरसेक्ट कराना है, ना एक से कम जगह पर ना एक से ज्यादा जगह पर। इसमें क्या हो रहा है देखो, इस वाली कंडीशन में, इस वाली ग्राफ में एफ पी नेगेटिव आ रहा है, एफ क्यू पॉजिटिव आ रहा है। पी पर ग्राफ नीचे है, क्यू पर ऊपर। इसमें एफ पी पॉजिटिव आएगा, एफ क्यू नेगेटिव आएगा। इसमें एफ पी पॉजिटिव आएगा, एफ क्यू नेगेटिव आएगा। पी पर ऊपर है ग्राफ, क्यू पर नीचे। इसमें एफ पी नेगेटिव आएगा, एफ क्यू पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये बताओ, डी ग्रेटर देन 0 लगाना जरूरी है क्या? डी ग्रेटर देन 0 लगाना। डी ग्रेटर देन 0 से केवल ये कंफर्म होता है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया। अगर पी पर नेगेटिव में है, क्यू पर पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय कहीं ना कहीं कट किया ही होगा उसने, पक्का है ये। तो डी ग्रेटर देन 0 लगाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता। फिर बता रहा हूँ, डी ग्रेटर देन 0 अगर आप लगा दोगे तो उससे कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा, लेकिन बस आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो डी ग्रेटर देन 0 लगाने की कोई जरूरत हमें यहाँ पर नहीं। रही बात वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स का भी हम नहीं बता सकते कि वो पी से छोटी होगी, क्यू से बड़ी होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, नहीं बता सकते। देखो इस वाले केस में वर्टेक्स ऐसा भी हो सकता है पी से छोटी हो, ऐसा भी हो सकता है वर्टेक्स पी से बड़ी हो, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या हो रहा है, पी से बड़ी है वर्टेक्स, लेकिन क्यू से बड़ी भी हो सकती है, क्यू से छोटी भी हो सकती है। इस वाले केस में पी से बड़ी है छोटी है नहीं कह सकते, इस वाले केस में क्यू से बड़ी है छोटी है नहीं कह सकते। तो वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि p से बड़ी है, p से छोटी है, q से बड़ी है, q से छोटी है, नहीं बता सकते। और d की वैल्यू d ग्रेटर देन 0 लगाने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं दिख रही, तो केवल इतनी ही कंडीशन से काम चल जाएगा। तो 4 टोटल केस बन रहे हैं, और चारों केसेस में हम देख रहे हैं कि fp और fq दोनों अपोजिट साइन के आ रहे हैं। fp नेगेटिव है तो fq पॉजिटिव है, fp पॉजिटिव है तो fq नेगेटिव है, fp पॉजिटिव है तो fq नेगेटिव है, fp लेस देन 0 है तो fq ग्रेटर देन 0। चारों ही केसेस में हमें दिख रहा है कि fq और fp अपोजिट साइन के हैं। तो क्या मैं कंबाइंड कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूं कि fp इंटू fq लेस देन 0 आएगा? क्या इससे चारों केसेस का काम चल जाएगा? चल जाएगा। समझ आ गया भाई ये वाला केस? टाइप 3 में क्या कंडीशन लगानी है और क्यों लगानी है? ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इन चारों ग्राफ की जो आपने कंबाइंड कंडीशन बनाई थी, हाँ उसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इन्वॉल्व नहीं किया? नहीं। ओके सर,
सर हमारा सर इन सब केसेस में ये कंडीशन नहीं लगा सकते -b/2 एक किसी ना किसी एक से p या q से तो छोटा या बड़ा होगा, उससे क्या आंसर फर्क पड़ेगा? किसी न किसी एक से, कौन से एक से? जैसे पहले ग्राफ में सर आपने p को बीच में लिया था दोनों रूट्स के और q को साइड में लिया था, तो इसमें सर जो -b/2 है वो q से छोटा हो जाएगा। क्यू से छोटा हो जाएगा, कैसे पता? सर वर्टेक्स होती है ना q तो आगे है रूट के, दोनों कहाँ? रूट्स के। देखो पी और क्यू, मान लो ऐसा ग्राफ हुआ, अभी भी तो इसकी एक रूट पी और क्यू के बीच में है, लेकिन जो वर्टेक्स पे एक्स की वैल्यू है वो पी और क्यू दोनों से ही बड़ी है। वही क्या सर -b/2 हम लेस वो ग्रेटर देन p ले लेंगे ना। नहीं, ऐसा कहाँ जरूरी है? देखो ऐसा ग्राफ हुआ, अभी भी तो पी और क्यू के बीच में एक ही रूट है, -b/2 पी और क्यू दोनों से छोटा हो गया। यहाँ पे हम सर q ले लेंगे -b/2 लेस देन q, मतलब ऐसे हर केस के लिए। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ऐसा ग्राफ है या ऐसा ग्राफ है? कैसे पता चलेगा बताओ? हमें कैसे पता कि छोटी वाली रूट पी और क्यू के बीच में या बड़ी वाली रूट पी और क्यू के बीच में? उसने तो केवल ये बोला ना एक रूट पी और क्यू के बीच में। अच्छा जब हमें यही नहीं पता है कि छोटी वाली रूट है या बड़ी वाली रूट है, तो ग्राफ ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, हमें तो पता ही नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे कि दोनों पी और क्यू से छोटा है, बी -b/2 है या बड़ा है? ओके सर क्लियर। उसने केवल हमें इतनी जानकारी दी है कि दोनों में मतलब एक रूट इस क्वाड्रेटिक की इन दोनों नंबर के बीच में आ रही, बस। कोई पूछ रहा था अभी कि डी ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं लगाएंगे? सर एक बार और बता दीजिए, डी ग्रेटर देन जीरो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने लगाया है एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन जीरो, यानी इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जैसे एफ पी पॉजिटिव है तो एफ क्यू नेगेटिव है, मतलब पी पर ग्राफ ऊपर है क्यू पर नीचे है, तो पी पर ऊपर है क्यू पर नीचे है तो क्रॉस करा ही होगा एक्स एक्सिस को पक्का। तो डी ग्रेटर देन जीरो से भी तो यही कंफर्म होता है कि एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, तो अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं। सर हाँ बेटा। सर हम इससे ये कह सकते हैं क्या कि पी और क्यू दोनों ही पॉजिटिव होंगे? पी और क्यू नहीं कह सकते, हमें क्या पता पी और क्यू? पी और क्यू तो वो क्वेश्चन में देगा ना कि दोनों रूट, क्योंकि उसका एक रूट उसने बोल दिया -3 से -2 के बीच में लाई कर रहा है, तो पी और क्यू दोनों नेगेटिव हो गए। उसने बोल दिया -2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है एक रूट, तो पी -2 हो गया और क्यू 5 हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हम कैसे कह सकते हैं पी और क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? वैसे इस तरह से पढ़ रहे हो तुम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाते समय। जो भी मन में डाउट आता है वो पूछते हो आप, जब डिस्कस करोगे अपने डाउट्स को बोलोगे समझोगे तभी चीजें क्लियर होंगी, और चीजें क्लियर हो गई एक बार तो फिर आपको कुछ नहीं लगेगा मैथ में। क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच exactly one root of the equation x square plus mx plus m square plus 6m equal to 0 lie in -2 to 0।
हाँ भाई, तो पी और क्यू की जगह पे इसने -2 और 0 दे रखे हैं, तो एफ पी यानी कि एफ -2 इंटू एफ क्यू यानी कि एफ 0 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन लगाएंगे। -2 रख के क्या आएगा देखो, 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m। 0 लगाने पे x की 0 रखने पे क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। m प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 6 लेस देन 0। तो नंबर लाइन अगर हम बनाएं, -6 -2 0 प्लस माइनस माइनस प्लस लेस देन 0 कह रहा है, सही दिखाना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, -6 से -2 यूनियन -2 से 0, ये आंसर आ जाएगा। और यही आंसर दे रखा है, बिल्कुल सही भी है। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो आपका मजा खराब करता हूं मैं अब, सुनो अब तो ध्यान सर से। हाँ सर सिंपली सर जो भी सारे ग्राफ दे रखे हैं उसमें हमें मतलब कि वो जो कंडीशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट करो और तो सॉल्व करके देख लो। हाँ सर इजी है ये तो। हाँ, इजी है, बहुत इजी है, समझ जाओगे तो इजी है। अगर नहीं समझे, उल्टी सीधी कंडीशन लगा दी तो बेकार भी है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी पोर्शन में फंसते हैं क्योंकि वो कंडीशंस को अच्छे से समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ और सारे डाउट्स के जवाब भी दे रहा हूँ। लिख लिया बेटा, लिख लिया। अब सुनो, ये जो टाइप 3 बताया मैंने, इस टाइप 3 के आंसर में जो आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा उसमें, और जो आंसर शीट में दे रखा होगा आंसर, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, बस इतना हो सकता है कि कहीं पे ओपन इंटरवल की जगह क्लोज इंटरवल लगा। ये चीज आप लिख लो। क्या लिखोगे, अब मजा खराब हो गया ना, कितना अच्छे से समझ में आया था और सब बेकार हो गया। ये लिखो, फिर मैं समझाता हूँ क्यों। ये लिखो कि टाइप 3 था ना ये, टाइप 3 के जो सॉल्यूशन हम करते हैं उसमें क्या होगा, कभी कभी हमारा आंसर और बुक का या पेपर का या सीट का जो आंसर होगा उसमें इंटरवल का डिफरेंस आ सकता है। ओपन की जगह क्लोज लगाओ, क्लोज की जगह, तो हमारा तो ओपन ही आएगा, क्लोज लगाओ, ऐसा हो सकता है किसी जगह। लिख लिया क्या ये सब लोगों ने? हिंदी में लिख लेना अगर अंग्रेजी नहीं आती। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी बोलना। लिख लिया? अब सुनो, गलत क्यों आ जाता है। अच्छा, गलत क्यों आ जाता है उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। हाँ, गलत क्यों आ जाता है उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले इस पर डिस्कशन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या डिफरेंस आएगा। ये अगर पता करना सीख जाए तो हम फिर पूरा सही बताएंगे ना। तो देखो, इसमें हमारा इंटरवल पे के जो एंड वाले पॉइंट है 0, -2 और -6 दिख रहे हैं। तो अब 0 को शामिल करना है नहीं करना है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये m की वैल्यू आ रही है ना, कि m = 0 हम इस क्वेश्चन में रख के देखेंगे। m = 0 रखेंगे तो x² = 0 आए, तो इसके रूट आए 0 और 0। क्या कोई भी रूट -2 से 0 के बीच में लाई किया? नहीं किया। इसका मतलब m = 0 पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 0 को शामिल हम नहीं करेंगे।
फिर देखो क्या -2 को शामिल कर सकते हैं, तो -2 रख के देख लो एक्स एम की जगह पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8 याद आएगा। इसके फैक्टर करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी -2 और 4। क्या कोई रूट आई -2 से 0 के बीच में? नहीं आई। इसका मतलब m इक्वल टू -2 रख के भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको भी शामिल नहीं है। फिर -6 को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे ये पता करना है, तो -6 रखो m की जगह पर, x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ से रूट आ रहे हैं 0 और 6। क्या -2 से 0 के बीच में कोई रूट आया? नहीं आया। इसका मतलब -6 रख के भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो -6 को भी शामिल नहीं करेंगे। हमारा आंसर बिल्कुल सही। अगर मान लो m की किसी वैल्यू रखने पर कोई आ जाता -2 से 0 के बीच में, तो उसको शामिल कर लेते। बस ऐसे पता कर लोगे आप कि हमारा आंसर सही है अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कुछ पल्ले पड़ा? ये जो जैसे m की वैल्यू आ रही है 0 -2 और -6, पहले 0 रखो, रूट निकालो, देखो इस इंटरवल में है। अगर कोई रूट आ जाए इस इंटरवल में, तो आप बोल देना कि हाँ इसको शामिल कर लो, और अगर नहीं आए तो फिर उसको शामिल नहीं करना। ऐसे -2 रख के देखा कोई रूट आई इस इंटरवल में, नहीं आई तो इसको भी शामिल नहीं करना। अगर आ जाती तो कर लेते -2 को शामिल। आसानी है ना, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। तो अब क्लास कितने बजे तक है तुम्हारी? तो 6 बजे तक की थी सर, 1 मिनट है अभी। 1 मिनट है, तो 1 मिनट में तुम ये नहीं समझ पाओगे कि क्यों डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अभी मैं होमवर्क आपको दे ही दूंगा ग्रुप पर। पिछले जो होमवर्क के सॉल्यूशन है वो आप लोगों ने भेज दिए ग्रुप पर। सर बैच 2 में तो मैंने भेज दिए हैं, और सब उसने भेजे विपुल ने, अच्छा विपुल ने सुनो, भेज दिए मैंने क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट करी थी, मैं समझा भी सकता हूँ। सुनो सुनो सुनो, होता क्या है कि जैसे उसने बोला है कि एक रूट P और Q के बीच में है, ऐसा ही तो बोला था उसने। एक रूट P और Q के बीच में है, ऐसा बोला था उसने। तो हमने कंडीशन लगा दी थी कि P पर और Q पर जो साइन आएंगे वो अपोजिट आएंगे, FP into FQ लेस देन ये। लेकिन उसने यही बोला है कि P और Q के बीच में एक रूट है, दूसरी रूट उसने नहीं बताई कहाँ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी रूट P पर ही हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा दूसरी रूट P पर ही हो। एक रूट P और Q के बीच में P है और दूसरी रूट कहाँ पे? P पर। तो FP कैसा आएगा फिर? FP उस केस में आएगा 0। FQ कैसा आएगा? FP 0 हो जाएगा, तो FP into FQ कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कंडीशन अगर हम ये लगाएं FP into FQ लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरा जो रूट है वो यहीं पे हो, तो भी आंसर गलत आएगा। और अगर हम FP into FQ लेस देन 0 लगा रहे हैं, तो भी ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरी रूट अलग ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट P पर आ जाए या एक रूट Q पर आ जाए। तो कभी कभी क्या होता है, वो ऐसा क्वाड्रेटिक बना के देता है आपको कि एक रूट तो इस इंटरवल में और दूसरा रूट P पर हो गया या Q पर हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, FP और FQ में से कोई एक 0 हो जाता है, तो FP into FQ की वैल्यू 0 भी हो जाती है। समझ गए? और जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम वो वैल्यू शामिल कर लेते हैं। नहीं आया क्या समझ में? हाँ, उसने ये बोला था कि Q पर और Q पर P और Q के बारे में नहीं बताया। दूसरा रूट अलग भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है P और Q में से किसी एक जगह पर हो। हाँ सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें दीर्घाओं की जो उसके रूट्स हैं दोनों वो एक इंटरवल में लाया कर रहे हैं। दोनों ही? हाँ हाँ, तो वो टाइप 4 में आएगा ना, अभी बताएंगे। ओके सर। हाँ ठीक है, ओके ये सर। क्लियर हुई आपको? नहीं हुई कि क्यों आ जाता है?
सर ये जीरो आने पे इंक्लूड क्यों किया है वो समझ में नहीं आया। अरे सुनो, ये बताओ मुझे इस वाले केस में, इस वाले केस में एक ही रूट तो लाई कर रही है ना पी और क्यू के बीच में। यस सर। अच्छा अब बताओ एफ पी इंटू एफ क्यू क्या आएगा इसमें? सर जीरो आएगा। जीरो आएगा। वही तो बोल रहे हैं कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन जीरो के लिए। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन जीरो ही हो, इक्वल टू जीरो भी तो हो सकता है। यस सर। लेकिन वो इक्वल टू जीरो कभी कभी होगा। कब होगा? जब दूसरा रूट पी पर या क्यू पर हो जाएगा तब। तो मैंने ये भी बताया कि अगर एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन इक्वल टू जीरो हमेशा ही लगाएं, तो हमेशा के लिए ये कंडीशन भी सही नहीं है, हमेशा के लिए ये कंडीशन भी सही नहीं है। ये सर कंडीशन ऐसा दूसरा सर इस चीज का इंडिकेशन होगा क्या क्वेश्चन में? क्या बेटा? सर इस चीज का कोई इंडिकेशन होगा नहीं, जो क्वेश्चन आएगा? कोई इंडिकेशन नहीं होगा, और ना ही कोई ऐसी कंडीशन हम बना करके देख सकते हैं जिससे कि काम चल जाए। हमें ये आंसर जो हमारा आएगा उसको चेक करना ही पड़ेगा वैल्यू रख करके। ये वाली कंडीशन सबके लिए वैलिड नहीं है जब दूसरा या क्यू पर हो जाए, और ये वाली कंडीशन तब के लिए वैलिड नहीं है जब दूसरा रूट पी और क्यू के अलावा कहीं और हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुल प्रूफ नहीं है। समझ आया? सर हाँ सर जैसे अगर कोई भी एक रूट हमें गिवन है पी और क्यू के बीच में लाया करेगा, और हाँ। सर क्वेश्चन में वो ये भी तो पूछ सकता है कि दूसरा रूट, अगर हमें पता है कि दूसरा रूट हमारी जो आंसर है उसमें अदला बदली हो रही है, तो वो अगर उसने पूछ लिया कि दूसरा रूट पी पे लाया करेगा या क्यू पे, तो सर ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा तो मैं हूं, तुम जिंदा मत करो। ओके सर। ओके सर। चलो ये बात Thank you, अच्छे से समझ लो कि हमें आंसर को चेक करना ही पड़ेगा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो फुल प्रूफ हो, ना ये वाली ना ये वाली। तो आप केवल ये वाली कंडीशन लगाओ, 90% केसेज में आपका आंसर सही आएगा, 10% केसेज में गलती होने के चांसेस है। अगर आप चेक कर लोगे तो हमेशा ही सही आएगा।